हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। कुछ ठोस जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, चीनी आदि असंपीड़ितता तथा कठोरता के साथ साथ विशेष ज्यामितीय रूप भी रखते हैं। विशेष ज्यामिति के रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज है इसकी ज्यामिति निश्चित है, यहाँ पर ये ज्यामिति अनिश्चित है। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो विशेष ज्यामिति रखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं विशेष ज्यामिति, और इसको और ढंग से यहाँ देख सकते हैं। इन पदार्थों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं तथा ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। एक्सरे विवर्तन से पता चलता है कि इनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन क्रिस्टल के संपूर्ण त्रिविमीय नेटवर्क में एक निश्चित योजना अनुसार जमे हुए होते हैं। दूसरे प्रकार के जो ठोस हैं वो हैं कांच, रबड़ या प्लास्टिक आदि में असंपीड़ितता का गुण बहुत हद तक पाया जाता है और इनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित नहीं होती। इन पदार्थों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अतः अक्रिस्टलीय पदार्थों में आकृति एवं कणों की निश्चित आंतरिक व्यवस्था नहीं होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये कोई व्यवस्था नहीं है इनकी जमाव की। इन पदार्थों में कण उसी प्रकार अव्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार के द्रवों में, लिक्विड में। अतः ये पदार्थ अत्यधिक श्यानता वाले सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय पदार्थों में अब अंतर पढ़ेंगे। पहला है ज्योमेट्री का। तो जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनके अंदर एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था पाई जाती है। फिर है मेल्टिंग पॉइंट। तो जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ में निश्चित गलनांक पर पिघलते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। जैसे कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है तो ये तेज़ी से ठोस से द्रव अवस्था में नहीं बदलता, बल्कि ये पहले नरम होता है और फिर बहना शुरू करता है। फिर है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय पदार्थों में एक अंतर करने का महत्वपूर्ण लक्षण है कूलिंग कर्व। तो जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनका जो कूलिंग कर्व आता है वो निम्न प्रकार से आता है। सतत कूलिंग कर्व होता है अक्रिस्टलीय पदार्थों का, जबकि जो क्रिस्टलाइन पदार्थ होते हैं उनका जो कूलिंग कर्व है वो असतत होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और बी बिंदु। यहाँ पे क्या, ये टेम्परेचर है और ये क्या है, समय। तो ए और बी बिंदु पर इनकी निरंतरता भंग होती है। इन पदार्थों के शीतलन वक्र में ए तथा बी बिंदु पर क्रमशः क्रिस्टलीकरण के प्रारंभ और अंत को प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टलीकरण की क्रिया में ताप लगभग स्थिर रहता है। इसका कारण यह है कि क्रिस्टल में ताप उत्पन्न होता तथा यह शीतलन की क्रिया में हुई ऊष्मा की हानि को पूरा करता है, इसलिए ताप लगभग स्थिर रहता है। क्योंकि अक्रिस्टलीय पदार्थ के शीतलन में क्रिस्टलीकरण नहीं होता, अतः पूरा ही वक्र क्या होगा, सतत होता है। ठीक है। क्रिस्टलीय पदार्थों को हम ट्रू सॉलिड या वास्तविक ठोस कहते हैं, जो कि क्रिस्टलीकरण के द्वारा बनते हैं। इसके विपरीत जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनको हम अति शीतल द्रव माने जाते हैं, या इन्हें ठोस या द्रव के मध्य की अवस्था कह सकते हैं। अब है नेक्स्ट अंतर है अक्रिस्टलीय पदार्थ। क्रिस्टलीय पदार्थ से भिन्नता परंतु द्रवों से समानता दर्शाते हैं। इनके गुण जैसे कि विद्युत, उसमें चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक, तनन आदि का मान सभी दिशाओं में समान होता है। अतः अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं, समदेशिक होते हैं। और आप यहाँ देखेंगे जो क्रिस्टलाइन पदार्थ होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक, डेट मीन्स विषम देशिकता होते हैं। इसका मतलब है कि दिशा बदलने पर जो है भौतिक गुण का मान भी परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल में प्रकाश का वेग और अपवर्तनांक के मान सभी दिशाओं में समान नहीं होते, ये माप की दिशा के साथ परिवर्तित होते हैं। अतः आइसलैंड स्पार विषम देशिक है। अतः विषम देशिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके किसी भौतिक गुण का मान सभी दिशाओं में समान नहीं होता। क्रिस्टलीय पदार्थों में कणों की नियमित व्यवस्था के कारण ही विषम देशिकता उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल क्या होता है
और स्पेस लेटिस त्रिविम जालक क्या होता है। तो यूनिट सेल में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक सिंगल यूनिट सेल है। तो एका कोशिका वह सबसे छोटी इकाई है जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल बन जाता है। ये पूरा क्रिस्टल बनता है। तो यूनिट सेल एक छोटी इकाई है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं। एवं इस प्रकार क्रिस्टलीय नियमित त्रिविम डिजाइन है तथा जालक की ऐसी इकाइयाँ जिन्हें एकक कोशिकाएं कहते हैं ही त्रिविम जालक क्रिस्टल का निर्माण करती है, स्पेस लेटिस का निर्माण करती है। तो ये जो बिंदुओं की नियमित व्यवस्था है उसको हम त्रिविम जालक कहते हैं। एवं जालक में प्रत्येक बिंदु पर वैसा ही वातावरण होगा जैसे कि दूसरे बिंदु का होगा। उसके बाद में है 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये आप देख रहे हैं, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। क्रिस्टल वैज्ञानिकों ने 32 बिंदु समूह तथा 14 त्रिविम जालकों को 7 क्रिस्टल समुदाय में विभक्त किया है। प्रथम स्तंभ में ये क्रिस्टल समुदाय कौन कौन से हैं। तो पहला है क्यूबिक घनीय, फिर है टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष, फिर है ऑर्थोरोम्बिक विषमलंबाक्ष, फिर है मोनोक्लिनिक एकंताक्ष, फिर है ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष, फिर है हेक्सागोनल षटकोणीय, फिर है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल त्रिसमन्ताक्ष। देखिए पॉइंट ग्रुप मैंने अभी यहाँ नाम लिया 32 बिंदु समूह। तो पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं, घन में कुल 23 समित तत्व 3 प्रकारों से बटे होते हैं। कोई भी क्रिस्टल इन 3 प्रकार के समित तत्वों के संयुक्त समूह से बनता है, किंतु इनकी संख्या 23 से कम होती है। इनका विवरण अलग अलग प्रकार से होता है। अब जो है घनीय के अंदर जो बिंदु समूह की संख्या है वो 5 होती है, द्विसमलंबाक्ष में 7 होती है, विषमलंबाक्ष में 3 होती है, एकंताक्ष में बिंदु समूह की संख्या 3 होती है, त्रिनक्ताक्ष में 2 होती है, षटकोणीय में 7 है और त्रिसमन्ताक्ष में 5 है। तो कुल बिंदु समूह कितने हो गए 32। अब देखते हैं हम यूनिट सेल्स। तो देखिए यूनिट सेल्स कौन कौन सी होती हैं। ये है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, एक हो गया सिंपल क्यूबिक लेटिस यूनिट सेल। तो सरल या पी जालक, इस प्रकार के जालक में प्रत्येक जालक बिंदु कोशिका के कोनों पर पाया जाता है और यह 8 अन्य एकक कोशिकाओं के बीच साजित होता है। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, यहाँ 8 परमाणु, ये बॉडी सेंटर का है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ 8 परमाणु एकक कोशिका के 8 कोनों पर होते हैं तथा प्रत्येक अवयव परमाणु अणु या आयन का कोशिका में योगदान 1/8 होता है। साथ ही एक अवयव जो एकक कोशिका है उसके केंद्र पर भी मिलेगा। फिर आप ये फेस सेंटर देख रहे हैं। इस प्रकार की जालक में 8 बिंदु जालक के 8 कोनों पर होते हैं। इनका प्रति एकक कोशिका योगदान कितना होगा, 8 × 1/8 बराबर 1 आ जाएगा। साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक जालक बिंदु होता है। ये देखिए आप इसको डायग्राम से आप समझ पा रहे हैं। और इसका इस परमाणु का जो योगदान होगा एकक कोशिका में वो कितना होगा 1/2, क्योंकि 1/2 इधर है और 1/2 इधर की साइड है। फिर है फोर्थ है बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होगा, 8 बिंदु 8 कोनों पर होते हैं। साथ ही 2 समानांतर फलकों के केंद्र पर एक जालक बिंदु होता है जो 2 कोशिकाओं के मध्य साजित होता है। अब हम देखते हैं कुछ क्रिस्टल